हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का आज की जीएस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पुनः संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक में जो हम लोगों का जीएस है का पार्ट है उसमें संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लगभग में ये सवाल अक्सर करके यहाँ से बनता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या हमने बताया था कि कलम और कॉपी साथ में रखें और कुछ लाइनें खुद नोट कर लें। तो जैसे कल हम बताए थे कि जो स्रोत क्या हैं, यानी संविधान में जो भी अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, या जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, मैंने जितनी भी अच्छी बातें हैं, जिन भी विश्व के जिन भी देशों के संविधानों में अच्छी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को, उन उपबंधों को हम लोग अपने संविधान का अंग बनाए ताकि हमारे वहाँ भी एक अच्छी शासन प्रणाली स्थापित हो सके और भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर सके। यानी जो एक्चुअल में जो संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाए गए थे भारत में, उस स्वतंत्रता आंदोलन के दो पहलू थे। एक राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना और दूसरा था सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और भारत में सामाजिक और आर्थिक गणतंत्र की भी स्थापना करना। यानी ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र हो जाएं लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से विपन्न रहें या पंगु रहें। तो दो भाग थे कि समाज को भी समृद्ध करना है, यानी समाज की जो बुराइयां हैं उसको दूर करना है, समाज को ऊपर उठाना है, और सबके लिए रोजी रोटी की भी व्यवस्था करना है ताकि कोई गरीब ना रह सके, यानी कोई रोटी कपड़ा जो मकान है वो सबको समान रूप से उपलब्ध हो सके। तो जब संविधान बनाया गया तो इन आदर्शों को उसमें समाहित किया गया, और उन आदर्शों को समाहित करने के लिए जहाँ भी जिस देश के संविधान में, या जो ब्रिटिश कालीन जो भारत है उसमें जो समय समय पर ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम बनाया था, तो उस अधिनियम की जो अच्छी बातें हैं उसे इस संविधान में शामिल किया गया, और जो प्रावधान शामिल किए गए और जहाँ से शामिल किए गए उसी को हम स्रोत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विधि का शासन, कल हमने बताया था पिछले वीडियो में, विधि का शासन, विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली और विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये देखेंगे कि जब हम मूल अधिकारों का अध्याय पढ़ेंगे, यानी मूल अधिकार जब पढ़ेंगे जो नागरिकों को प्राप्त है, हम सभी को प्राप्त है, वहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई देगा कि विधि के समक्ष समानता, ये जो प्रावधान है उसका क्या इम्पॉर्टेंस है और उसका क्या अर्थ है, वहाँ अच्छी तरह से इसको समझेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग इतना ही जानेंगे, विधि के समक्ष समानता। चौथी चीज़ जो हम लोग लिए थे, यानी संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, यानी संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, मंडल की प्रक्रिया।
तो जो ये संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था। यानी हम लोग ब्रिटेन से इसको ग्रहण किए थे, यानी अपने संविधान का अंग बनाए थे, जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है। ये ध्यान रखिएगा, सीधे पूछता है आपसे क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन व्यवस्था से लिए थे। ये हमने देखा। पुनः हम देखते हैं कि अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया, यानी यूएसए। जैसे आप जानते हैं विश्व का आधुनिक पहला संविधान यूएसए का संविधान है, वहाँ से हम लोग क्या लिए, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति अपने वहाँ हैं, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, दूसरा स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा जो प्रावधान यहाँ से लिए थे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर कसके पूछता है, मूल अधिकार, मूल अधिकार। पुनः एक और अवधारणा हमने लिया था, वह है जो हम मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वो है विधि का समान संरक्षण। दो शब्द आया है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। इसकी व्याख्या मूल अधिकारों के भाग में करूँगा। समान संरक्षण, ये एक जगह आप इकट्ठा रखेंगे इसको और देखेंगे कि इस स्रोत से आपके कोई न कोई क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, विलोकन की शक्ति, ये न्यायपालिका से जुड़ा है। इसकी व्याख्या जब न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ये जो व्यवस्था है इसे हमने यूएसए से लिया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। तो आपसे सीधे पूछता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से हमने लिया है, तो फिर यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये हम देख रहे हैं यूएसए से। अब हम लोग पुनः देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। ये तो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी ये तो अक्सर करके पूछ ही लेता है कि जैसे नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है, नीति निर्देशक तत्व, उस नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से हमने ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्व, इसका आशय है कि जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी तो इस अध्याय में दिए गए निर्देशों को जरूर ध्यान में रखेगी। निर्देशक तत्व, इसे हम जब भाग 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्व। और यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति एक और काम करता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में राष्ट्रपति आप देखते हैं कि 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन करता है
कि जो विशेष क्षेत्र में कोई न कोई योगदान किए रहते हैं उन्हीं को राज्यसभा के लिए वो मनोनीत करता है, नामित करता है और फिर वो सदस्य बन जाते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें योग्यता क्या है, इस पे हम लोग जब चर्चा करेंगे, जब राज्यसभा पढ़ेंगे। 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कितने सदस्य चुनता है वो, कितने मनोनीत करता है, 12 सदस्य। और ये जो दोनों व्यवस्था है वो हमने लिया है, यानी नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन का प्रावधान है वह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां, संघात्मक यानी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, और हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को बताते समय आपको बताया था कि जो शासन की शक्तियां हैं वह केंद्र और राज्यों के बीच डिवाइड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि जिनका जो डिवाइड नहीं की जाती हैं दोनों के बीच, और वह शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। और उन अवशिष्ट शक्तियों को संविधान के द्वारा या तो केंद्र को दे दिया जाता है या फिर राज्यों को। जैसे अगर भारत में देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां, तो यह केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी संघीय सरकार को प्राप्त है। लेकिन अगर यूएसए में देखेंगे तो ये शक्तियां यानी अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वह प्रांतों को प्राप्त हैं, यानी राज्यों को प्राप्त है। ये हमने कनाडा से लिया है, ये दोनों व्यवस्था कनाडा से ग्रहण किया है, यानी कनाडा के संविधान से। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची, आप जानते हैं कि शासन के विषयों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो ये प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ये हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध, ये जो आपात उपबंध हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं, और जब आपात उपबंध पढ़ेंगे तो वहीं पर इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। ये आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी, जो आज आप जर्मनी देख रहे हैं, वह जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कुछ और था, यानी जो वहाँ का वीमर संविधान एक गठित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से राजतंत्र का लोप जब हुआ तो वहाँ पे एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी, और उस गणतंत्र ने वीमर नामक संविधान, यानी जो
वो सरकार बनी थी, जो संविधान निर्मित हुआ था, वो बीमर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए उसे बीमर गणतंत्र का संविधान कहते हैं। और इस बीमर गणतंत्र के संविधान से हमारे संविधान में आपात उपबंधों को लिया गया। तो ये हमने देखा कि जो जर्मनी के बीमर संविधान है, गणतंत्र का संविधान है, वहाँ से लिया गया है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी हमारे वहाँ संविधान में जो संविधान बनाया गया है वो कठोर और लचीले का बेहतर समन्वय है। आवश्यकता पड़ने पर संसद उसमें संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन। इसीलिए जो भारत का संविधान है उससे कठोर और लचीलेपन के बीच बेहतर समन्वय कहा जाता है। अब संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी वहाँ के जो संविधान है उसमें जिस तरह से संविधान संशोधन होता है वह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से भारत के संविधान में लिया गया है। पुनः इसमें आता है गणतंत्र। गणतंत्र, तो गणतंत्र में ये गणतंत्र का जो विचार है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। यहाँ पे एक बात और आपको याद दिला दूँ कि जो फ्रांस का संविधान है यहाँ एक अलग ढंग की राजनीतिक व्यवस्था कायम करता है, क्योंकि हमने विश्व में दो ही व्यवस्थाएं देखी हैं जो आधुनिक विश्व है, उसमें या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या फिर संसदीय शासन प्रणाली है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर अध्यक्षीय और संसदीय दोनों शासन प्रणालियों का मिश्रण पाया जाता है। तो हम देखें यहाँ एक फिर आता है बड़ा फेमस आपका क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसएसआर क्या है? तो हमने बताया था कि एक परिसंघीय शासन व्यवस्था, यानी 1990-91 से पहले जो आज का रूस है उसकी शक्ल और सूरत अलग थी। यानी जो आज जिसे आप रसिया जानते हैं, जहां बड़ी चर्चा हुई थी कि पहला टीका खोज लिया है कोविड का, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने उसका परीक्षण अपने ही पुत्री पर किया था, या अपने बच्ची पर। पहला टीका उनकी बच्ची को दिया गया। उस रसिया का स्वरूप 90-91 से पहले कुछ और था। वह रसिया एक केंद्र के रूप में काम करता था और उससे ढेर सारे जो देश हैं बाल्टिक सागर के आसपास जो रूस की सीमाओं पर हैं वो उससे जुड़े थे। और जब जुड़े थे तो वहाँ पे साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था और एक ढीला ढाला संघ बनाया गया जिसका नेता रूस हुआ करता था। उसी रूस वाली जो ढीले ढाला जो संघ था, जो एक शक्ति थी, उसी शक्ति को हम पूर्व सोवियत गणराज्य के नाम से जानते हैं। और वह पूर्व सोवियत गणराज्य का जो संविधान था, उस संविधान से अपने मूल कर्तव्यों को हमने ग्रहण किया। तो ये देखिए कि मूल कर्तव्य। पुनः ये जाने कि भारत में 1935 का जो संविधान बना था, 1935, यह 1935 की अधिकांश प्रावधान, ध्यान देंगे, अधिकांश प्रावधान हमारे संविधान में, जो स्वतंत्र भारत का संविधान है, उसमें अपना लिया गया। यानी सबसे जो ज़्यादा चीज़ें अपने संविधान में शामिल की गई वह था
1935 का एक्ट या अधिनियम जो ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए बनाया था, भारत में शासन करने के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आता है, आप चाहेंगे तो उसको जान लेंगे। यानी एक टर्म आता है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द आता है और ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसकी भी व्याख्या करेंगे जब आपको हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे। विधि द्वारा स्थापित, ये जापान से लिया गया है। तो ये हमने देखा कि ये स्रोत हैं जहाँ से हमने अच्छी अच्छी बातों को वहाँ के देशों से अपने संविधान में ग्रहण किए। अब पुनः हम लोग एक बार देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तब पुनः आगे बढ़ते हैं कि जो स्रोत हैं उसमें हमने बताया कि विधि का शासन, जो विधि का शासन है हमारा, वह हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। यानी विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, विधि के समक्ष समानता और संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था से लिए हैं, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। पुनः हम लोग देखते हैं कि आगे उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, मूल अधिकार, विधि का समान संरक्षण और न्यायिक पुनर्विलोकन, यह जो व्यवस्था है यूएसए के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया। अब देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, यह आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, यह कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है और मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। पुनः हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश जो प्रावधान हैं 1935 के एक्ट से ग्रहण किए गए और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह जापान से ग्रहण किए। तो ये हम लोग देखें कि स्रोत हैं और हमारे संविधान का स्रोत बड़ा विस्तृत है, इसीलिए इसे उधार का थैला भी कभी कभी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी जो हमारा संविधान है इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। और ये सवाल भी पूछता है आपसे कि भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान को उधार का थैला। तो ये सवाल पूछा भी गया है कि भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, तो उसका विकल्प में जो आप विकल्प चुनते हैं वह होता है उधार का थैला। दूसरी चीज़, इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में संविधान निर्माता, चूँकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो आदर्शवादी थे और आदर्शवादी थे तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि जो उनके मंतव्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उसमें छेद करने की कोशिश की जाएगी बाद में। जिस जनता के लिए, जिस देश के लिए, जिस नागरिकों के लिए ये अच्छे प्रावधान हम लोग कर रहे हैं, उन प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, उसको तोड़ मड़ोड़ करके शोषण का यंत्र बनाया जाएगा। और इसी का परिणाम ये होता है कि जो हमारा संविधान है वो चूँकि न्यायपालिका
जो कहती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, भारत में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है वही संविधान है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, और सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है वही संविधान है, और वह जो कहता है वही संविधान है। लेकिन उसमें एक वर्ग और शामिल होता है जो वकीलों का वर्ग है। अब वह संविधान को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ करके न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। तो इसमें न्यायपालिका और वकीलों की बड़ी भूमिका होती है, और सरकार की तो भूमिका महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इसके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है संविधान की वो कार्यपालिका पर है, यानी सरकार पर है। तो ये हमने देखा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा संविधान बनकर के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, संविधान, तो आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यानी जो संविधान बनकर लागू हुआ उसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चर्चा ये कर लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय वाक्य, यानी जो प्रतीक चिन्ह है भारत के, वो क्या क्या है। तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, राष्ट्रीय मुद्रा, आप जानते हैं कि मुद्रा का जो प्रतीक है वो क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, राष्ट्रगान जनगण मन। इतनी चीज़ें हम लोग आज देखें कि राष्ट्रीय प्रतीक देखें और संविधान के स्रोत देखें। अब हम लोग पुनः कल की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, और उसमें क्या क्या और प्रावधान है। फिर उसके भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके उसका अध्ययन शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।